हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू इंदिरा सिविल सर्विसेज विद अनुज पटेल। हम लोग यूपीएससी, सीएससी और यूपीपीसीएस साथ ही अन्य स्टेट पीसीएस के एग्जाम की जो श्रृंखला है उस संदर्भ में हम लोग प्री कम मेंस एक साथ देख रहे हैं। साथ ही हम ये श्रृंखला यूपीएससी, सीएससी और जीएस पेपर 2 और मेंस का साथ ही आप देख सकते हैं कि यूपीपीसीएस के जीए जो मेंस का पेपर 2 है जीएस में, उसको जो खासकर डिज़ाइन किया गया है जो सिलेबस, वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे एनसीईआरटी की जो 6 से 12 तक आप कंप्लीट करेंगे जो एनसीईआरटी, आपको लगभग सिलेबस कंप्लीट मिलेगा नियर अबाउट 70% तक। बाकी आपको चीज़ें अपडेट करनी है, जैसे लक्ष्मीकांत पढ़ सकते हैं, इसके साथ आप एक एसएम शहीद पढ़ सकते हैं, आप आईआर की एक किताब देख सकते हैं। कहीं ना कहीं आपको बेसिक के साथ अपडेट हो जाएगा, या सिर्फ एनसीईआरटी के साथ आप जीएस में सिर्फ समसामयिक मुद्दों को अपडेट कर दीजिए, कंप्लीट हो जाएगा, देख सकते हैं। साथ ही आप बर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, जितना क्वेश्चन बनता है वो कहीं ना कहीं आपको एनसीईआरटी के आसपास घूमता हुआ दिखाई पड़ेगा, चाहे वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हो। इस संदर्भ में आप ये श्रृंखला आपके लिए हेल्पफुल है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके साथ ही ये वनडे एग्जाम, जैसे हम कह सकें, जैसे यूपीएससी, सीएससी के जो वनडे एग्जाम है, वनडे एग्जाम कह रहे हैं जो प्री है, उस संदर्भ में पीसीएस के प्री एग्जाम में ये श्रृंखला आपको काफ़ी हेल्पफुल करेगी। और साथ ही आप वनडे एग्ज़ाम जैसे कह सकते हैं यूपी ट्रिपल एससी और एसएससी, रेलवे, इन श्रृंखलाओं में भी आपको ये श्रृंखला काफ़ी हेल्पफुल करेगी। आप हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये श्रृंखला काफ़ी हद तक एनसीईआरटी की उन्हीं शब्दों को लिखा गया, आपको अलग से कुछ ज़्यादा बताने की कोशिश नहीं की गई है। आप देखेंगे कि इसके हम क्लास 9th की जो पाठ्य पुस्तक है एनसीईआरटी की, कि लोकतांत्रिक राजनीति भाग 1 के संदर्भ में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसके साथ आप देखेंगे कि हम लोग चैप्टर 6 पे हैं, इसके 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। और इसके साथ आप ये भी देखेंगे कि हम लोग जो चैप्टर 6 है इसमें भी आप अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं क्या है, आपको इस श्रृंखला तो आप चैप्टर 6 में हम लोग लोकतांत्रिक अधिकारों की बात कर रहे थे, और चैप्टर 6 से पहले हम लोग 5 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। हम जो भी पढ़ लिख रहे हैं वो इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंदर पढ़ लिख रहे हैं। आप इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। साथ ही आप देखेंगे कि हम लोग इंदिरा सिविल सर्विसेज के इंदिरा सिविल सर्विसेज के अंतर्गत चैप्टर 6 लोकतांत्रिक अधिकार, हम लोकतांत्रिक के बारे में चर्चा कर चुके हैं, अधिकारों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। हम लोग खासकर ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार, फंडामेंटल राइट क्या समानता है, कुछ जन्म के साथ अधिकार हैं, कुछ कानूनी अधिकार हैं। तो आप देखेंगे कुछ अधिकार आपको क्या है, सिर्फ भारतीय लोगों के लिए हैं फंडामेंटल राइट में, कुछ अधिकार आप देखेंगे भारत के बाहर के नागरिकों के लिए भी है, जिन्हें आप एनआरआई कह सकते हैं, एनआरआई जो भारत के कभी मूल हिस्सा रहे। साथ ही विदेशी लोग या जो भारत के बाहर के अन्य देशों के लोग हैं, उन्हें भी कुछ अधिकार मिले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं इस संदर्भ में कि हम लोग चैप्टर 6 के भी जो है पार्ट 9 में या भाग 9 में चर्चा करना है। कहीं ना कहीं ये चैप्टर भी अब ख़त्म होने की कगार पर, इस तरीके से हमारा ये चैप्टर और बुक ख़त्म होगी क्लास 9th की। आप देख सकते हैं चैप्टर 6। हम भारत की उद्देशिका की बात करें तो देखेंगे कि उद्देशिका के संदर्भ में, ठीक, ये उद्देशिका है, आपको कहते हैं कि भारत के संविधान की कुंजी है। इसे हमारी न्यायपालिका, हमारे संविधान विशेषज्ञ जब भारत के संविधान के किसी आर्टिकल, किसी भाग या किसी अधिनियम की कोई व्याख्या करनी होती है, वो इसका सहारा लेते हैं। हमने आपको इसी के अंतर्गत आप देखेंगे फंडामेंटल राइट में विचार, अव्यक्त, विश्वास, धर्म की बात की है, ठीक है, उपासना, धर्म के संदर्भ में ही चर्चा की है, स्वतंत्रता की भी चर्चा की है, प्रतिष्ठा, अवसर की समता बात की है। सभी कुछ ना पॉइंट आपको डिटेल में बताए हैं पिछले वीडियो में। तो देखेंगे आज हम कि हम लोग आज जो शैक्षणिक और सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों की बात करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको अन्य अधिकारों के साथ ही आप देखेंगे एक अधिकार जो मिला हुआ है, तो देख सकते हैं इस संदर्भ में। तो आप देखेंगे भारत के संविधान में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार आप देखेंगे, एक जगह आपको यहाँ भी शैक्षणिक अधिकार मिले हुए हैं। आप देखेंगे शिक्षा का अधिकार आपको कहाँ, आपको आप देख सकते हैं कि कई ऐसे आर्टिकल्स हैं जहाँ आपको शिक्षा के अधिकार को रूप में दिखाई पड़ेंगे। आप देख सकते हैं 16 हो चाहे 15 हो,
अन्य आर्टिकल्स में गए 21 देख सकते हैं, तो आप 15, 16 जहां आपको समता की बात हो रही है, ठीक है, क्योंकि शिक्षित हैं तो लोक नियोजन में समता मिलेगी, शैक्षिक अधिकार हैं आपको वो, ठीक है। अन्य अधिकारों की अगर बात करें, देख सकते हैं 21 का के अंतर्गत आपको क्या मिला है, 6 से 14 वर्ष की शिक्षा का अधिकार मिला है मूल अधिकार के रूप में। और अन्य अधिकार के रूप में देखेंगे अभी शैक्षिक अधिकार फिर भी आपको एक अलग आर्टिकल है, तो ये आर्टिकल बात करता है, आर्टिकल 29-30 की बात हो रही है। आप देखेंगे कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार और शैक्षणिक अधिकारों की बात के संदर्भ में हमारे संविधान विशेषज्ञों ने इसकी अलग से व्याख्या की, अलग से इसे रखा हुआ था, क्योंकि सांस्कृतिक शैक्षणिक अधिकार का मतलब है कि उन अधिकार शैक्षणिक संस्थानों या उन शैक्षिक अधिकारों जो अल्पसंख्यक या माइनॉरिटीज़ हैं वो अपने शैक्षिक अधिकारों को संरक्षित कर सकते हैं, अपनी संस्कृति को संरक्षित कर सकते हैं। तो इस संदर्भ में देखेंगे हमारे संविधान निर्माता अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लिखित गारंटी को लेकर इतने सचेत क्यों थे। सवाल आपसे क्वेश्चन यही बन जाता है कि आप देखेंगे कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारत में शिक्षा के अधिकार होने के बाद भी भारत के संविधान के तहत तो है भारत के संविधान में मूल अधिकारों को लेकर हमारे संविधान निर्माता इतने सचेत क्यों थे कि उन्हें चाहे वो बहुत सारे अधिकार, चाहे स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे वो आप देखेंगे कौन से शिक्षा का अधिकार हो, चाहे संस्कृति का अधिकार हो, उन्होंने हर अधिकारों की अलग अलग व्याख्या क्यों है। आप उत्तर इसका समीक्षात्मक उत्तर लिखें या आप इसका उत्तर व्याख्यात्मक करें, आप इसे लिख सकते हैं टू द पॉइंट में। देख सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माता अल्पसंख्यकों के अधिकारों की गारंटी को लेकर इतने सचेत क्यों थे, क्योंकि हमने आपको बताया था कि भारत पाकिस्तान का जब डिवीज़न हुआ था तब अल्पसंख्यक बहुसंख्यक को लेकर आप देख सकते हैं, आप बहुसंख्यक जिसे कहते हैं भारत में हिंदू, ठीक है, बहुसंख्यक के लिए इसकी कोई गारंटी क्यों नहीं है। तो आप देखेंगे जहां सभी लोग भारत में अधिकतर लोग हिंदू हों तो उनके अधिकार संरक्षित क्या उन्हें उनके अधिकार हैं। इस तरीके से आप देखेंगे ऐसा नहीं है कि सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों में आप देखेंगे बहुत सारे ऐसी इंस्टीट्यूट्स हैं जहां भारत में क्या है बहुसंख्यकों ने जो है शैक्षणिक और अधिकार या सांस्कृतिक अधिकारों को संरक्षित कर रखा है, लेकिन फिर भी हमारा संविधान और हमारे संविधान के तहत दिए गए मूल अधिकारों में कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के हितों को संरक्षण करने के लिए सांस्कृतिक और जो है शैक्षणिक अधिकारों की अलग से चर्चा की गई है। आप देखेंगे इसका सीधा कारण यह था कि इसका यहाँ सीधा सा कारण यह है कि लोकतंत्र की कार्य पद्धति और आप बहुसंख्यकों को ज़्यादा ताकत देती है। आप देखेंगे कि लोकतंत्र की जो कार्य पद्धति है, मतलब लोकतंत्र की कार्य पद्धति क्या है कि सभी लोगों का समान भागीदारी, ठीक है, ऐसा नहीं है कि अल्पसंख्यक है तो इसकी भागीदारी लोकतंत्र में कम होगी, उसके वोट का मूल्य वही है, मत का मूल्य वही है लोकतंत्र में जो एक बहुसंख्यक की है या जो एक हिंदू की है कह सकते हैं या एक अन्य माइनॉरिटीज की है। तो आप देखेंगे कि अल्पसंख्यकों को ही भाषा, संस्कृति, धर्म के विशेष संरक्षण की ज़रूरत क्यों थी। तो आप देखेंगे कि जिस देश में जो लोग माइनॉरिटीज़ के रूप में कुछ लोग बचे हों तो उनकी भाषा, उनकी संस्कृति को संरक्षण करने के अधिकार हमारा संविधान देता है। अब तो आप देखेंगे किसमें जो यूपीएससी सीएससी प्री में आप देखेंगे इकोलॉजी का पार्ट जुड़ा हुआ है, उसमें भी क्या है बहुत सारी स्पीशीज कह सकते हैं, इकोलॉजी के संदर्भ में बात कर रहे हैं, उसको इससे तुलना मत कीजिए, सिर्फ समझाने के संदर्भ में कर रहे हैं कि इकोलॉजी में जो प्रजातियां बहुत ही कम बसती हैं तो उनको क्या कहता है प्रिजर्व कर दिया जाता है, रिजर्व कर दिया जाता है, उनको विशेष संरक्षण दिया जाता है। तो देखे होंगे आपने क्या रिजर्व जो बायोस्फीयर रिजर्व खुले होते हैं, आपने टाइगर रिजर्व सुने होंगे, हाथी के पार्क सुने होंगे, ये क्या है इनके संरक्षण की बात की जा रही है। इसी तरीके से भारत में जो अल्पसंख्यक हैं, माइनॉरिटीज़ हैं, ये संख्या में कम होने की वजह से ऐसा ना हो कि इनके हितों को दबा दिया जाए आने वाली सरकारें, क्योंकि बहुसंख्यक लोग बैठे हैं, बहुसंख्यक लोग बैठे हुए हैं, तो वो क्या करें उनके अधिकारों के कहीं ना कहीं हनन कर लें। क्योंकि जब संविधान लिखा जा रहा था उस समय कुछ ऐसी ही घटनाएं घट रही थीं और ये उनकी एक दूरदृष्टि थी, कहीं ना कहीं उन्होंने ऐसा ना किया होता तो आज की जो सरकारें हैं वो इस पर अपनी तलवार जरूर चलाती। देख सकते हैं
अन्यथा वे बहुसंख्यकों की भाषा, धर्म और संस्कृति के प्रभाव में पिछड़ते चले जाएंगे। ऐसा अगर ना करते तो वो अपनी संस्कृति के प्रभाव में क्या है, पिछड़ते चले जाएंगे। हर व्यक्ति को अपनी धर्म संस्कृति, भारत में हमने आपको बताया है कि हर व्यक्ति को स्वतंत्रता है कि वो कोई धर्म माने, किसी भी संस्कृति को बढ़ावा दे सकता है, लेकिन संविधान के नियमों के तहत लॉ एंड ऑर्डर मतलब सामाजिक और कानून व्यवस्था को बनाए रखते हुए। आप ध्यान रखें इस चीज़ को और इसका पालन करें। इसी के चलते संविधान क्या करता है, इसी के चलते आप इसे हाँ, इसी के चलते क्या होगा, भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों को क्या स्पष्ट करता है। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में कि इसी के चलते जो भारतीय संविधान है अल्पसंख्यकों के जो सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों को स्पष्ट करता है या संरक्षित करता है। जैसे हमने आपको बताया था आर्टिकल 26 के तहत क्या है कि हर व्यक्ति को क्या है, धर्म के समुदाय को बढ़ावा दे सकता है, करों को क्या करेगा, कर नहीं देने के लिए, टैक्स बचाने के लिए। उसी तरीके से क्या है, भारत में बहुत सारे आप देखेंगे बहुसंख्यक या हिंदू धर्म या अन्य धर्मों को लोग क्या करते हैं, टैक्सेस को बचाने के लिए बहुत सारे धार्मिक नाम से क्या है, धार्मिक संस्थाएं चला देते हैं और रिलीजियस ट्रस्ट चलाते हैं कि हम तो ये सामाजिक सेवा दे रहे हैं, लेकिन आप देखेंगे वो सामाजिक सेवा कम टैक्स का बचाव ज़्यादा है। तो भारत सरकार कहीं ना कहीं अपने धर्म के सहारे टैक्स को क्या कर रही है, अपने टैक्स में कम जो है बढ़ोतरी नहीं कर पा रही है जहां धर्म आ जाता है। भारत बल्कि एक धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है, फिर भी आप देखेंगे वो सभी धर्मों को बढ़ावा देता है। धर्मों को बढ़ावा देने के चक्कर में आप ये भी ध्यान रखेंगे भारत सरकार की जो टैक्सेज हैं उसमें क्या होती है, बहुत सारी हानियां होती हैं। अगर वास्तविक रूप में देखेंगे, हम आगे अगर बात करें तो देख सकते हैं इस संदर्भ में तो आप देखेंगे इसे कि जो नागरिकों के सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकारों के संदर्भ में जो हम आर्टिकल बात कर रहे थे 29 और 30 में, तो अलग अलग देखेंगे कि नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी समूह को अपनी भाषा या संस्कृति को बचाने का अधिकार है। तो आप देखेंगे आर्टिकल 29(1) ये कहता है आपसे कि भारत के किसी भाग में रहने वाले, ठीक है, नागरिकों के जिनकी अपनी विशेष भाषा हो, लिपि हो। विशेष भाषा का मतलब कि वो आपकी भाषा से अलग भाषा बोलते हैं। जैसे हम बात करें अंडमान में कौन से, संथाली हैं, सेंटलीज हैं, ये सब भाषाएं हैं उनकी, ठीक है, जनजातियां हैं, उनकी अपनी भाषा है। तो आप देखेंगे उनकी अपनी भाषा है, अपनी लिपि है, अपनी संस्कृति है, उसे बनाए रखने का अधिकार है। तो आप उनकी सांस्कृतिक क्षेत्र में भी आपको क्या है, भारत सरकार घुसने की इजाज़त नहीं देती है। ऐसी घटना घटी थी, तो एक देखेंगे आप फॉरेन का आदमी जो है वहाँ दुर्घटना का शिकार हुआ था। हम आगे बात कर सकते हैं कि किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षणिक संस्थान में किसी भी नागरिक को धर्म या भाषा के आधार पर दाखिला लेने से रोका नहीं जा सकता है। देख सकते हैं किसी सरकारी, आप जो भी सरकारी या सरकारी अनुदान से जो भी शैक्षणिक संस्थान चल रहे हैं उसमें आप ये नहीं कह सकते हैं किसी नागरिक या धर्म या भाषा के आधार पर जिसे दाखिला लेने से रोका नहीं जा सकता। तो आप देखेंगे पहले जो संस्थान क्या है, किसी धर्म या किसी ट्रस्ट के माध्यम से खुले थे, बाद में वो सरकारी अनुदान उन्हें मिलने लगा, तब उसमें उन्होंने क्या किया, 50% रिजर्वेशन
उस धर्म या भाषा के लोगों के लिए कर दिया अल्पसंख्यक के लिए, बाकी आप देखेंगे 50% अन्य लोगों के लिए उन्हें खोलना पड़ा, क्योंकि क्या था, सरकारी अनुदान उन्हें मिला, सरकार से शैक्षणिक पोषित संस्थान हो गए। आप उनका नाम ले सकते हैं जामिया मिलिया, आप उनका नाम ले सकते हैं अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, ठीक है। तो आप इन जहाँ क्या था, किसी एक ट्रस्ट के माध्यम से खुले थे, बाद में वो सरकार पोषित हो गए, सरकार उन्हें जो है अपने राजस्व से उन्हें पैसा देने लगी, तो अन्य लोगों को भी क्या हुआ, दाखिला वहाँ मिलने लगा, उन्हें रोका नहीं जा सकता, याद रखिएगा इसे। आगे हम बात करें 29(2) के में ये भी कहा गया है कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता पाने वाली बात, तो आप 29(2) की बात यहाँ से कह रहे हैं बात, ठीक है, आप 29(2) की बात हो रही है आर्टिकल, याद रखिएगा इसे। तो इसे आप देखेंगे कि राज्य द्वारा पोषित या राज्य निधि से सहायता प्राप्त पाने वाली किसी शिक्षा संस्था में प्रवेश जो है से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा के आधार पर आप वंचित नहीं करेंगे। भाषा भारत में रहने वाले किसी भी नागरिक को ये अधिकार है कि 29(2) और 15(4) के साथ मिलाकर पढ़ें। आप देखेंगे कि 29(2) और 15(4) को जब पढ़ा के मिला के पढ़ेंगे तो आपको साथ स्पष्ट हो जाएगा कि किसी को आप रोक नहीं सकते हैं। 15(4) कहता है किसी को धर्म, मूल वंश, जाति, अन्य स्थानों पर क्या है, साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। सरकार द्वारा जो पोषित हैं, जैसे आप रेस्टोरेंट या कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन पे आप भेदभाव नहीं करेंगे, ऐसी भी व्यवस्था है। तो 29(2) और 15(4) एक दूसरे के पास समानता है, याद रखिएगा इसे। कंपैरेटिव दोनों को देख सकते हैं। हम आगे बात कर सकते हैं कौन सी, कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और चलाने का अधिकार है। आप देखेंगे कि धर्म या भाषा के आधार पर क्या है, अल्पसंख्यक वर्षों जो वर्ग हैं अपनी रुचि या शिक्षण संस्थाओं को क्या है, स्थापित कर सकते हैं। स्थापित करने के साथ उसका प्रशासन भी वो स्वयं कर सकते हैं, ऐसा 30 में कहा गया है। तो ये आर्टिकल देख सकते हैं कि आर्टिकल 30 की ही बात हो रही है यहाँ, याद रखिएगा इसे। ये आर्टिकल 30(1) हो रहा है बात, हम कह रहे हैं अगर 30(1) में कहा गया है कि धर्म या भाषा के आधार पर सभी अल्पसंख्यक वर्गों, मतलब अल्पसंख्यक वर्ग भारत में कई माइनॉरिटीज़ वर्गों को रखा गया है, उन माइनॉरिटीज़ वर्गों या क्लासेस को आप देखेंगे अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है। तो आप देखेंगे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस उनमें क्या है, स्वयं खोले हैं, उनका जो है प्रशासन उनके हाथ में है। आप इस संदर्भ में देख सकते हैं। यहाँ आगे हम बात करें कि यहाँ अल्पसंख्यकों का अर्थ है राष्ट्रीय स्तर पर धार्मिक अल्पसंख्यक भर नहीं है। आप याद रखिएगा, भारत में जो अल्पसंख्यक का अर्थ माना गया है वो धार्मिक अल्पसंख्यक भर नहीं है। यहाँ अल्पसंख्यक का मतलब है कि किसी स्थान पर क्या है, एक खास भाषा को बोलने वाले का बहुमत होगा, ठीक है। एक किसी खास स्थान होगा जहाँ बहुत सारे लोग होंगे, उनको बोलने की क्या है, भाषा बोलने वालों का बहुमत होगा। वहाँ अलग भाषा बोलने वाले, ठीक है, अल्पसंख्यक हो गए। अगर वहाँ इतने लोग हैं, इसके साथ जैसे ये है, ये हिस्सा, इसके साथ ये हिस्सा है, तो ये बहुसंख्यक है ये, तो इनको मैं जो है अल्पसंख्यक बताया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। इन्हें अल्पसंख्यक के रूप में रखा गया है। तो अल्पसंख्यक होंगे, जैसे आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोलने वालों का बहुमत है, पर कर्नाटक में वो अल्पसंख्यक हैं। आप देख सकते हैं कर्नाटक में उन्हें अल्पसंख्यक रखा गया है। पंजाब में सिख बहुसंख्यक हैं, पर राजस्थान और हरियाणा, दिल्ली में वो अल्पसंख्यक है। आप देखेंगे दिल्ली में भी बहुत सारे सिख हैं, पंजाबीज हैं, हरियाणा में भी हैं, लेकिन यहाँ उन्हें अल्पसंख्यक राज्य स्तर पर दर्जा मिला हुआ है। आप देख सकते हैं इन्हें। बाकी इनको आप देखेंगे कि राजस्थान, हरियाणा के संदर्भ में आप इस एग्जाम्पल को ठीक से समझ सकते हैं कि धार्मिक अल्पसंख्यक भर राष्ट्रीय स्तर पर जो का बात की गई है कि अल्पसंख्यक कौन है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक शब्द में कि अल्पसंख्यक कौन है, तो अल्पसंख्यक का अर्थ सिर्फ धार्मिक अल्पसंख्यक भर नहीं है। आप देखेंगे कि किसी स्थान पर एक भाषा बोलने वालों का बहुमत होगा, वहाँ अलग भाषा बोलने वाले अल्पसंख्यक होंगे। आप पंजाब में जाएंगे तो पंजाब में क्या है, आपको सिख धर्म बहुसंख्यक है, लेकिन अन्य धर्मों को लोग आपको दिखेंगे तो हो सकता है माइनॉरिटीज़ में दिखें वहाँ। लेकिन आंध्र प्रदेश में भाई तेलुगु भाषा बोलने वाले बहुमत है, लेकिन कर्नाटक में जाएंगे तो अल्पसंख्यक हैं।
सिख, अब पंजाब की बात हुई तो पंजाब में सिख बहुसंख्यक हैं, वही राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली में इन्हें अल्पसंख्यक के रूप में गिना जाता है कि हाँ अल्पसंख्यक हैं, लेकिन आप देखेंगे ओवरऑल तो इन्हें इस रूप में जो है राष्ट्रीय स्तर पर बोला गया है। हमें ये अधिकार अगर बात करें इस संदर्भ में कि इनकी चर्चा और परिचर्चा के संदर्भ में, तो देख सकते हैं इस संदर्भ में कि, और हम यही थोड़ी सी चर्चा कर देते हैं, देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर हम थोड़ा सा यहाँ बताएं कि इसके अनुसार किसी शिक्षण संस्थान को अनुदान देने का, अगर 30 की बात हम कर रहे थे यहाँ आर्टिकल, तो इसके साथ ही हम 30(2) की भी बात यहीं कर देते हैं एक आर्टिकल और। तो आप देखेंगे इस संदर्भ में कि किसी शिक्षण संस्था को अनुदान देते वक्त राज्य इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा कि वह शिक्षण संस्था अल्पसंख्यकों द्वारा संचालित है। तो आप देखेंगे चाहे जामिया हो चाहे अलीगढ़ विश्वविद्यालय हो, ये अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान बोले जाते हैं माइनॉरिटीज़ के रूप में, लेकिन यहाँ क्या है, सरकार द्वारा पोषित हैं, लेकिन उन्हें कोई भी वित्त देते वक्त, अनुदान देते वक्त सरकार उनसे कोई भेदभाव नहीं कर सकती है। आप देखेंगे यहीं पर क्या हुआ था, 44 एक अमेंडमेंट होता है, ठीक है, 31(30)(1)(a) जोड़ा गया, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं यह प्रावधान किया कि राज्य अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्था की समाप्ति का अनिवार्य अर्जन करता है। तो देखेंगे राज्य क्या करेगा, राज्य किसी अल्पसंख्यकों द्वारा क्या करेगा, अल्पसंख्यकों द्वारा स्थापित और प्रशासित संस्था की संपत्ति का अनिवार्य अर्जन करता है, तो राज्य को क्षतिपूर्ति देनी होगी। ये बात राज्य 30(1)(a) में कहा गया, या का में कह सकते हैं इसे। तो ये बात कि अगर राज्य किसी शैक्षणिक, जो अल्पसंख्यकों द्वारा शैक्षणिक संस्थान है, उसकी संपत्ति को अर्जित करता है, तो आप देखेंगे राज्य को उसकी क्षतिपूर्ति देना यहाँ अनिवार्य है। तो आप देखेंगे कि राज्य द्वारा कोई काम ऐसा हो जाए, अगर राज्य लगे कि ये शैक्षणिक संस्थान को हम अपने अंडरटेकिंग में लेंगे राज्य, ठीक है, तो राज्य को उसका क्षतिपूर्ति या हर्जाना देना भरेगा। इसे आप याद रखिएगा। साथ ही हम आगे बात कर सकते हैं कि हमें ये अधिकार कैसे मिल सकते हैं। तो देख सकते हैं हम अधिकारों की बात कर रहे थे, साथ में अधिकार गारंटी की तरह हैं, ये हमारे किसी काम के नहीं हैं, ठीक है। अधिकार गारंटी की तरह हैं, तब भी ये हमारे किसी काम के नहीं। जैसे गारंटी है कि भारत के संविधान में आपको मूल अधिकार मिले हुए हैं, ये गारंटी है, फिर भी आप देखेंगे कि कभी कभी ये आपके किसी काम नहीं रहते हैं, या बहुत सारे अधिकार आपके काम नहीं आते हैं, आपको लगता है कि ये हमारे साथ ये अधिकार और जुड़ा होना चाहिए। इन गारंटियों को मानने और लागू करने वाले ना हो तो संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण जो हैं, आप देखेंगे ये अधिकार गारंटी की तरह हैं, तब भी हमारे किसी काम के नहीं। इन गारंटियों को मानने और लागू करने वाले ना हो, ठीक है। कि कौन ये तय करेगा कि गारंटी है, कौन ये तय करेगा हमारे काम के नहीं हैं। अगर इन गारंटियों को मानने और लागू करने वाला अगर कोई ना हो, तो आप देख सकते हैं कि संविधान में क्या है, दिए गए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं, हमें बताते हैं कि उपयुक्त अधिकारों को लागू करने की मांग की बात हो रही है। तो आप देख सकते हैं इन्हें अधिकारों के लागू करने की मांग करने का अधिकार है। आप एक पहले तो आपको अधिकार मिले हैं, अधिकार के साथ आप इन्हें लागू करने की मांगों का अधिकार, अधिकारों के साथ आपको कह सकते हैं कि भारत में क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारत, अगर हम क्वेश्चन यहीं आपसे पूछ लें, एक क्वेश्चन और भी बनता है कि क्या आप इस मत से सहमत हैं कि भारत के संविधान में दिए गए मूल अधिकार ये आपके अधिकार हैं, आपको अधिकार, मूल अधिकार जो मिले हुए हैं वो मूल अधिकार हैं, जो एक अधिकार की तरह हैं, आप इनको लागू करने के लिए इनकी मांग करने का आपको अलग से एक मिला हुआ है अधिकार। तो आप देखेंगे कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत में जो संविधान के तहत जो आपको मूल अधिकार मिले हुए हैं वो अधिकारों के अधिकार हैं। तो इसे कह सकते हैं, क्वेश्चन आप चर्चा कीजिए, हमारे पास उन्हें लागू करने के उपाय हैं, इसे संवैधानिक उपचार की बात कहेंगे, ठीक है। संवैधानिक उपचार का अधिकार आप देख सकते हैं कि आपके अधिकारों का हनन होने की बात कही गई है। यह एक मौलिक अधिकार है, यह अधिकार अन्य अधिकारों को प्रभावी बनाता है। संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई गारंटी या कोई संस्था या फिर स्वयं सरकार ही कर रही है। तो आप देखेंगे संवैधानिक उपचारों के अधिकार के संदर्भ में कहा जाता है कि यह भी एक मौलिक अधिकार है, यह अधिकार अन्य अधिकारों को
प्रभावी बनाता है। हर संभव है कि कई बार हमारे अधिकारों का उल्लंघन कोई और नागरिक या कोई संस्था या फिर स्वयं सरकार ही कर सकती है। हम संवैधानिक उपचारों के अधिकार के बारे में अगर चर्चा करें, आर्टिकल 32 के तहत आप देखेंगे, इसे जो है संवैधानिक उपचारों की बात हो रही है, तो हम आपको यहाँ कुछ चलिए यहाँ बताते हैं। इसमें हमें किसी प्रकार के अधिकार का उल्लंघन हो रहा हो तो हमें अदालत के जरिए उसे रोक सकते हैं। आप सीधे आर्टिकल 32 के तहत आपको बताया सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार है। 32 के तहत सिर्फ आपके अगर मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, आपके मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है तो क्या है, आप देखेंगे कि इस समस्या के निदान पा सकते हैं। अगर मौलिक अधिकारों का मामला हो तो हम सीधे सर्वोच्च न्यायालय या किसी राज्य के उच्च न्यायालय की बात है, सीधे सर्वोच्च न्यायालय तो जा ही सकते हैं। उच्च न्यायालय मतलब आर्टिकल 226 की बात हो रही है, आप याद रखें, ठीक। सर्वोच्च जो हाई कोर्ट की बात होती है दो जगह, लेकिन आप देखेंगे मौलिक अधिकार की जगह दोनों जा सकते हैं। अन्य अधिकारों के लिए आप सीधे जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। इसी कारण डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, ठीक है, कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार को हमारे संविधान की क्या है, आत्मा या हृदय कहा गया है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पीटी में कई बार ये पूछा गया है, याद रखिएगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे। ठीक, कई जगह क्वेश्चन पूछा गया है कि आत्मा और हृदय की बात, दो बार याद रखें कि आत्मा और हृदय ये अंबेडकर ने बोला था संवैधानिक उपचारों के संदर्भ में। इसे देख सकते हैं। हम आर्टिकल 32 की बात करें तो देख सकते हैं अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, जैसा हमारी एनसीईआरटी कहती है संविधान का आधारभूत ढांचा है। ठीक है, आर्टिकल 32 की बात है तो बेसिक स्ट्रक्चर में भी बताया गया केशवानंद भारती में कि आर्टिकल 32 जो है, ठीक है, संविधान का आधारभूत ढांचा है। ठीक है, इस आर्टिकल के साथ कौन सुप्रीम मतलब सरकार कोई भी छेड़छाड़ नहीं कर सकती, याद रखिएगा। तो यह अन्य मूल अधिकारों में तो संशोधन कर सकती है, लेकिन आर्टिकल 32 को संविधान का आधारभूत ढांचा मतलब बेसिक स्ट्रक्चर कह दिया गया, तो सरकार को आर्टिकल 32 को छूने का अधिकार नहीं है कि इसमें कुछ संशोधन कर दे। यह मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में आपको क्या है, उपचार प्रदान करता है। जैसे आप बीमार हो जाते हैं तो आपको क्या है, तुरंत हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है, तो एक उपचार दिया जाता है। ठीक, चाहे उपचार वो प्राइमरी है, आपकी जैसी बीमारी है वैसा उपचार मिलेगा। इसी को संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहते हैं, क्योंकि आपके संविधान के तहत मिले अधिकारों का क्या कह रहा है, उल्लंघन हुआ है, तो आपको संविधान के मिले अधिकारों के तहत क्या है, आपका उपचार किया जा रहा है। आगे हम बात कर सकते हैं कि आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए रिट निर्गत करता है। तो आपको बता दें कि क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों को लागू करने के लिए रिट निर्गत, संसद को यह अधिकार है कि वह किसी दूसरे न्यायालय को भी रिट निकालने का अधिकार दे सकती है। याद रखिएगा इस क्वेश्चन को कि हमारे आर्टिकल 32 में ये भी लिखा हुआ है, आप याद रखिएगा इसे, कि संसद को यह अधिकार है, पहले सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों को लागू करने के लिए रिट निर्गत करती है। आपको ये पीटी का क्वेश्चन याद रखिएगा। ठीक है, दूसरा बात है, दूसरी अगर हम पॉइंट की बात करें कि संसद को यह अधिकार है कि यह रिट निकालने की, दूसरे न्यायालयों को भी रिट निकालने की वो अधिकार दे सकती है। ये संसद का अधिकार है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है पीटी में, याद रखिएगा इसे। आगे हम बात करें तो देखेंगे कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में आप तो मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका, सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधियों और फैसलों से ऊपर है। तो आप देख सकते हैं मौलिक अधिकार आपसे पूछा जाए कि मौलिक अधिकार क्या हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि मौलिक अधिकार क्या हैं, तो मौलिक अधिकारों के संदर्भ में कहेंगे मौलिक अधिकार विधायिका, कार्यपालिका, सरकार द्वारा गठित किसी भी अन्य प्राधिकारी की गतिविधियों और फैसलों से ऊपर हैं। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में बात करें तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून
नहीं बन सकता। ऐसा अगर बनेगा कानून तो वो क्या है, संविधान के आर्टिकल जो 13 से क्या है, जो कोलैप्स करेगा, वो जो है वो हालांकि संविधान बनने से पहले की बात थी, याद रखना कि जो अधिकार या अधिनियम बने थे वो उस वहाँ तक कोलैप्स हो जाएंगे। लेकिन अब मौलिक अधिकारों के संदर्भ में ये व्यवस्था अलग है। तो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई कानून नहीं बन सकता। अगर कोई कानून बनता है तो वो मौलिक अधिकारों को जहाँ तक उल्लंघन कर रहा है वहाँ तक वो कानून कोलैप्स हो जाएगा, रद्द हो जाएगा, संशोधन हो जाएगा उसमें। अगर कोई कानून मौलिक अधिकारों का ऐसा कानून बना है कि मौलिक अधिकारों का पूरी तरीके से उल्लंघन कर रहा है, उसका कोई भाग अगर जो है संशोधन करने के बाद वो कानून नहीं रह सकता, तो क्या करेगी, वो उस पूरे कानून को जो है सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकती है, क्योंकि मूल अधिकारों का हनन कर रहा है। कोई फैसला नहीं लिया जा सकता है। आप याद रखिएगा इस संदर्भ में कि कोई कानून नहीं बन सकता, कोई फैसला नहीं लिया जा सकता विधायिका या कार्यपालिका के संदर्भ में कि किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकारों का हनन हो या उसकी कमी हो तो फैसला या काम की अवैध हो जाएगा। आप देखेंगे किसी भी फैसले या काम से मौलिक अधिकारों का हनन हो या उसी काम में कमी हो तो वह फैसला या काम ही अवैध हो जाएगा। हम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा देख सकते हैं कि हम केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए कानून को, उनकी नीतियों और फैसलों को राष्ट्रीयकृत बैंक, बिजली बोर्ड और उनके गठित संस्थाओं की नीतियों और फैसलों को चुनौती दे सकते हैं। मतलब आप देखेंगे कि इन्हें भी क्या है, एक राज्य के रूप में दर्जा दिया गया है। याद रखिएगा कि जो राज्य के रूप में जो इंस्टीट्यूशंस दर्जा प्राप्त हैं उनकी संस्थाओं द्वारा बनाई गई नीतियों को भी आप क्या करेंगे, मौलिक अधिकारों की तरह जैसे उल्लंघन हो रहा है उसी तरीके से अगर वो उल्लंघन कर रहे हैं किसी नीति का या कानून का या लोगों का, तो वो मौलिक अधिकार तक उनकी नीतियों का या उनके कानूनों का जो है कोलैप्स हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट उनकी उन संस्थाओं द्वारा बनाए गए नियमों को रद्द कर सकती है। तो यही यह बात कही गई है कि केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए ऐसे कानूनों को, उनकी नीतियों को, उनके फैसलों को राष्ट्रीयकृत बैंक, बिजली बोर्ड को भी एक राज्य का दर्जा है, राष्ट्रीयकृत बैंक को एक राज्य के रूप में गठित किया गया है, और अन्य गठित संस्थाएं जैसे इस तरीके के हैं आप देखेंगे, जैसे अन्य बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन्हें राज्य जैसा दर्जा प्राप्त है, वो अगर कोई नीतियां या कानून बनाती हैं तो क्या होगा, उनकी कानून और नीतियां अगर लोगों के अधिकारों का हनन कर रही हैं तो वो मूल अधिकारों के तहत उनकी नीतियों को रद्द घोषित किया जाएगा। यह भी हम बात करें, वे भी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के खिलाफ मौलिक अधिकार के मामले में दखल दे सकती हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं कि वे भी व्यक्तियों या निजी संस्थाओं के संदर्भ में मौलिक अधिकारों के मामलों में दखल दे सकती हैं, ऐसा भी बोला गया है। आगे हम बात करें, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालयों को मौलिक अधिकार लागू करने के मामले में निर्देश दिए गए हैं। तो आप देखेंगे निर्देश देने, आदेश या रिट जारी करने का अधिकार है। आप देख सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को मौलिक अधिकार लागू करने के मामले में निर्देश जो है, आदेश, रिट जारी करने का अधिकार है। अदालतें गड़बड़ी का शिकार करने वालों को जो है क्या करेंगी, हर्जाना दिलवा सकती हैं और गड़बड़ी करने वालों को दंडित कर सकती हैं। ऐसा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार को लागू करने के संदर्भ में क्या है, निर्देश दे सकती हैं या आदेश, निर्देश या रिट जारी करने का अधिकार है उन्हें। अदालतें गड़बड़ी का अधिकार होने पर आप क्या करेंगी, हर्जाना दिलवाएंगी। ठीक है, क्षतिपूर्ति जिसे बोलेंगे, गड़बड़ी करने वालों को दंडित करेंगी, सजा के भी प्रावधान है, याद रखिए। आगे हम बात करें, हमारे देश की न्यायपालिका सरकार या संसद से स्वतंत्र है। आपको आर्टिकल 50 की बात हो रही है, याद रख लेना। सेपरेशन ऑफ पावर जो है, मॉन्टेस्क्यू का जो अमेरिकी क्या थे, एक विद्वान थे, पॉलिटिशियन थे, वो सेपरेशन ऑफ पावर के क्या हैं, उन्होंने उनका ओरिजिन किया, अमेरिकी संविधान ने उन्हें अपनाया। और आप देखेंगे भारत के संविधान में भी मॉन्टेस्क्यू का जो सेपरेशन ऑफ पावर है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जिसे बोलते हैं, उसे आर्टिकल 50 में रखा गया है जो DPSP के तहत है। तो सरकार, न्यायपालिका, सरकार, संसद सभी स्वतंत्र हैं। हमारी
आप देखेंगे हमने यह भी देखा है कि न्यायपालिका बहुत शक्तिशाली है। ऐसा हमारे संविधान विशेषज्ञों ने सोचा था कि कार्यपालिका और विधायिका से न्यायपालिका को स्वतंत्र रखा जाए। न्यायपालिका सभी को न्याय प्रदान करती है, हमारी संविधान का रक्षक बनेगी। तो उन्होंने न्यायपालिका को ये अधिकार या शक्तियाँ प्रदान की कि वो हमारे संविधान, हमारे देश के लोगों की रक्षा करेगी। तो आप देखेंगे हमारे देश की न्यायपालिका जब किसी देश लोगों का मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, संविधान के किसी भाग के अधिकारों का उल्लंघन होता है, कि सरकार द्वारा बनाए गए अधिनियमों द्वारा ही लोग जब कभी उसके जो है क्या है, सरकार उन्हीं अधिनियमों के तहत लोगों के खिलाफ क्या है अधिनियम जो उल्लंघन करती है, या आप देख सकते हैं सरकारें उन कानूनों का पालन करने में असमर्थ होती हैं, तो न्यायपालिका उन्हें गाइड करती है कि आप इसे सख्ती से पालन करें। तो हमारी न्यायपालिका के दिए गए आदेश, जिसे हम गाइडलाइन बोलते हैं, उस गाइडलाइन के तहत आप देखेंगे कि हमारी कार्यपालिका के दोनों हिस्से, कौन सी, स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका, दोनों ही क्या है बहुत मुस्तैदी से उनमें एक्शन लेती हैं और कार्य करती हैं। हम देख सकते हैं कि और नागरिकों के अधिकारों के लिए जो कुछ जरूरी हो वह करने में वह सक्षम हो। तो नागरिकों के अधिकारों को क्या है, हम जिसे मानव अधिकार कहते हैं, लोकतांत्रिक अधिकार कहते हैं। तो हम मानव अधिकार और लोकतांत्रिक अधिकार की बात करें अगर, ठीक, तो इन अधिकारों के संदर्भ में देखेंगे इन अधिकार को लोगों को दिलाने में वह सक्षम हो सके। ऐसी हमारी संविधान विशेषज्ञों ने इसी समझ, इसी डिबेट, इसी संवाद के आधार पर क्या किया था, सरकार और संसद से हमारी न्यायपालिका को अधिक शक्तियां प्रदान की। तो संसद से, हालांकि संसद न्यायपालिका के किसी भाग में संशोधन कर सकती है। तो अभी हाल फिलहाल पिछली NDA 1 में आप देख सकते हैं उन्होंने एक कोलेजियम जो है न्यायपालिका में जो है न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक अधिनियम बनाया था। ठीक है, भारत में न्यायपालिका ने पहले ही कॉलेजियम की व्यवस्था कर रखी थी, जिसमें क्या है न्यायपालिका के जजों की नियुक्ति होती है, जो वहाँ चयनित होते हैं, फिर उनको शपथ दिलाई जाती है बाद में। तब उन्होंने देखा कि ये न्यायपालिका की शक्तियों पर हमला है, तो उन्होंने उस न्यायपालिका पर जो जजों की नियुक्ति का अधिनियम था, उस अधिनियम को पूरा का पूरा रद्द कर घोषित कर दिया कि यह न्यायपालिका की स्वतंत्रता का हनन करती है। हमारी संविधान के तहत जो है बेसिक स्ट्रक्चर का क्या है हनन करती है। संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है न्यायपालिका का, उसको बिगाड़ने की कोशिश है सरकार की। इस आधार पर हमारी न्यायपालिका ने उस अधिनियम को रद्द घोषित कर दिया था। आप देख सकते हैं इस संदर्भ में कि मौलिक अधिकारों के हनन के मामले में कोई भी पीड़ित व्यक्ति न्याय पाने के लिए क्या है तुरंत अदालत जा सकता है। मौलिक अधिकारों के हनन में सीधे चला जाएगा। ठीक है, आप देखेंगे क्या करेगा, एक जैसे मोदी जी बुलेट ट्रेन चला रहे हैं, कहाँ से, मुंबई से अहमदाबाद के बीच, तो वही बुलेट ट्रेन चलेगी किसी भारत के किसी हिस्से से सुप्रीम कोर्ट तक। कोई व्यक्ति उसी बुलेट ट्रेन पे बैठेगा, सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएगा कि हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हुआ और हमें न्याय चाहिए। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को रिट निकालने का अधिकार है। तो रिट आप देखेंगे कि कौन सा अधिकार कैसे हनन हुआ है। हो सकता है कि कोई अन्य छोटी अदालत ही किसी व्यक्ति के अधिकारों का हनन कर रही हो, तो वो उस कानून को भी मंगाएगी वहाँ कि वाकई में सही है, तो उनमें भी देखेगा। या कोई प्रशासनिक अधिकारी पद पर बैठा कोई व्यक्ति किसी के अधिकारों का हनन कर रहा हो, या किसी ने किसी प्रशासनिक पद को जबरदस्ती कोलैप्स कर लिया, तो पूछा जा सकता है। अन्य अधिकारों के संदर्भ में रिट है तो अलग अलग रिटें हैं। तो आप देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय के जो अलावा उच्च न्यायालय को भी आर्टिकल 226 के तहत हमने बताया था जो है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को रिट जारी करने में अंतर है। याद रखिएगा इस चीज़ में कि दोनों में रिट निकालने में अंतर है। सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के संदर्भ में रिट निर्गत कर सकती है, और जबकि उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के साथ साथ अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकती है। सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करने में मना नहीं कर सकता, जबकि उच्च न्यायालय मना कर सकता है। याद रखिएगा, रिट निकालने के मामले में अगर पूछा जाए कि पावर्स किसके पास ज़्यादा हैं, तो आप देखेंगे कहीं ना कहीं हाई कोर्ट इसमें क्या है, जो बैलेंस आप पावर की बात करेंगे, बैलेंस की बात, तो पड़ला जिसे कहते हैं तराजू न्याय का दो पड़ले वाला जो होता है ना, दो, तो आप देखेंगे सो हाई कोर्ट का जो है
तरफ ज़्यादा भारी हो, क्योंकि उसे अन्य मामलों में रिट है, वह मना भी कर सकता है, लेकिन मौलिक अधिकारों के मामले में आप देखेंगे सुप्रीम कोर्ट इसे मना नहीं कर सकता है। रिट दंडात्मक ना होकर उपचारात्मक है। पहला क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि भारत में, क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत में जो है मूल अधिकारों के हनन के संदर्भ में जो है संवैधानिक उपचारों के तहत मूल हमारी न्यायपालिका, क्वेश्चन नया बनाते हैं, दिमाग से पलट गया, हम बात कर सकते हैं कि आप इस मत से सहमत हैं कि हमारे मूल अधिकारों के हनन होने पर क्या है जो है सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी रक्षक है, और इस अधिकार के तहत जो है न्यायपालिका को रिट निकालने का अधिकार है। क्या आप इस रिट निकालने का अधिकार है और रिट दंडात्मक ना होकर उपचारात्मक है, आप चर्चा कीजिए, ठीक है, व्याख्या कीजिए, ऐसे हो सकता है क्वेश्चन, क्योंकि रिट दंडात्मक ना होकर क्या है उपचारात्मक है। आपको उपचार दिया जाएगा, जैसे क्या है 3rd डिग्री कहते हैं कि उपचार दे देते हैं, ठीक है, कौन सी डिग्री पे कौन सा उपचार होगा वो आपको दिखेगी सुप्रीम कोर्ट कि किस डिग्री पे इनका उपचार किया जाए, तो दंड का जो क्या है दंड देगी, दंडात्मक नहीं है, ठीक है, उपचारात्मक है, उपचार करेगी रिट। सर्वोच्च न्यायालय को आर्टिकल 32 के तहत रिट अधिकारिता का विलक्षण है, आकस्मिक नहीं कहा जा सकता है और ना ही अपीली कहा जा सकता है, ठीक है, ये उसकी अधिकारिता है जो एक विलक्षण, जैसे कहते हैं कि आप में विलक्षण प्रतिभा है, तो उसी विलक्षण प्रतिभा के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास एक क्या है ब्रह्मास्त्र है, उसी ब्रह्मास्त्र के तहत सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी जो है रिट जारी करती है, और जो आकस्मिक नहीं है कि अचानक कोई एकदम जो है ऐसा हो, ऐसा नहीं है, ना ही अपीली है, ऐसे हम बात करेंगे इस संदर्भ में। तो आप देखेंगे कि अदालत में जा सकता है, पर अब अगर मामला सामाजिक या सार्वजनिक हित का हो तो ऐसे मामलों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को क्या होगा, आप देखेंगे लेकर कोई भी व्यक्ति अदालत जा सकता है, मतलब PIL, ठीक, आप याद रखिएगा। इसी लाइन के आधार पर भारत में PIL का जन्म हुआ है कि अगर मामला सामाजिक हो, सार्वजनिक हित का हो, पब्लिक इंटरेस्ट का हो, ठीक है, तो आप देखेंगे तो ऐसे मामलों में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन को क्या होगा, कोई भी व्यक्ति अदालत जाएगा। ऐसे मामलों को आप देखेंगे जनहित याचिका कहा गया है। अब तो आपको इस लाइन में और जुड़ी है कि अगर मामला सार्वजनिक हित का हो तो या सामाजिक हो तो कोई भी, मतलब कोई भी में आप सुप्रीम कोर्ट मतलब या हाई कोर्ट भी शामिल है, याद रखिएगा, वो स्वयं भी जा सकता है, उस चीज़ को लेके संज्ञान ले सकता है। तो यही मामला आप देख सकते हैं कि कोई भी, अगर मामला लिखा है यहाँ कि कोई भी व्यक्ति, यहाँ व्यक्ति एक इंस्टीट्यूशंस भी हो सकता है, याद रखिएगा, ठीक है, स्वयं सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट भी हो सकते हैं, क्योंकि PIL जारी होगी, आप देखेंगे जनहित याचिका होगी, क्योंकि वह स्वयं भी संज्ञान ले सकते हैं इस चीज़ में, ठीक, ये स्वयं संज्ञान लेंगे यहाँ पे, याद रखिएगा। तो कोई भी व्यक्ति में इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं कि कोई भी अदालत जा सकता है, कोई जनहित याचिका और इंस्टीट्यूशन साथ में ही सुप्रीम कोर्ट स्वयं जो है और हाई कोर्ट स्वयं एक संज्ञान ले सकती हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति या समूह सरकार के किसी कानून या काम के खिलाफ सार्वजनिक हितों की रक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय या किसी उच्च न्यायालय में जा सकता है, ठीक है। आपसे कहा कि कोई भी व्यक्ति, मतलब कोई व्यक्ति समूह सरकार के किसी कानून के खिलाफ जा सकता है, ठीक है, या सार्वजनिक हितों की रक्षा में समाज में ऐसी कोई सामाजिक समस्या है जिसको लेकर कभी आप देखेंगे क्या है कानून बना है लेकिन कानूनों का उल्लंघन हो रहा है, कोई उस पर जा नहीं सकता सुप्रीम, उसके पास जिसका साथ उल्लंघन हो रहा उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो न्यायालय जा सके, तो उसके काम को कोई भी व्यक्ति एक पोस्ट कार्ड पर लिख के सुप्रीम कोर्ट लिखकर पोस्ट कार्ड भेज सकता है, ठीक है। और इस काम को अगर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की नज़र में आ जाए किसी जज के या उन्हें पत्र पत्रिकाओं से इस समस्या की जानकारी हो जाए तो वो स्वयं भी इसे संज्ञान में ले सकती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि हमारी सुप्रीम कोर्ट या दिल्ली की जो हाई कोर्ट है उन्होंने क्या था, तिहाड़ जेल का दौरा स्वयं किया था, वहाँ से एक PIL आया था और वहाँ से उन्होंने पढ़ा और वो सीधे तिहाड़ जेल आप देखेंगे जय वहाँ की रिपोर्टिंग की उन्होंने। ऐसे मामले में जज के नाम पोस्ट कार्ड पर लिखे अर्जी के माध्यम से भी उठाए जा सकते हैं, ठीक है। अगर न्यायाधीशों को लगे कि सचमुच
मामले में सार्वजनिक हितों पर चोट पहुंच रही है तो इस मामले पर विचार कर रही है। और जब से भारत में पीआईएल का कॉन्सेप्ट जामा है तब से क्या है, न्यायपालिका में लोगों को न्याय मिलने की प्रक्रिया ज़्यादा सरल होने लगी है। आप देखेंगे पीआईएल के तहत अगर किसी के मामले का उल्लंघन होता है, किसी को लगता है कि हमारे जो है क्या हमारे अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, तो वो है एक व्यक्ति का भी अगर अधिकारों का उल्लंघन हो भारत में मौलिक अधिकारों का, तब भी सुप्रीम कोर्ट उसको न्याय दिलाएगी। अगर किसी संस्था किसी राज्य ने उनके अधिकारों का उल्लंघन किया है उसको वो उपचार दिलाएगी। उपचार किस प्रकार का है, रिट के माध्यम से जारी होगा। हम बात करें आगे अगर इस संदर्भ में कि खुद करें खुद सीखों के संदर्भ में, आप बहुत कुछ पढ़ खुद कर चुके हैं, अब सीख सकते हैं कुछ कि क्या आप राज्य में मानवाधिकार आयोग है। ठीक है, आपके राज्य में आप देखेंगे भारत में जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है वो यूएनओ की जो संस्था है राष्ट्रीय मानवाधिकार, उसके तर्ज पर गठित है। इसके साथ ही उसके जो चार्टर में जो अधिकार अधिनियमों की चर्चा की गई है कि आप ये काम करेंगे, वही काम भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है। और आपने संयुक्त राष्ट्र का राष्ट्रीय मानवाधिकार ये भी कहता है कि हर देश, हर राज्य या हर देश अपने यहाँ एक राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठित करें और लोगों के मानवाधिकारों की रक्षा करें, चार्टर के तहत उनके लिए संविधान बनाएं। तो आप देखेंगे भारत में जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार का गठित होता है। इसके साथ ही आप देखेंगे भारत में क्या है, संघात्मक व्यवस्था है। तो संघात्मक व्यवस्था के तहत आप देखेंगे क्या सी जो केंद्र और राज्य दो जगह सरकारें चलती हैं। भारत में तो 3 तरीके की सरकारें, पंचायती राज भी है, लेकिन आप देखेंगे क्या है, मानवाधिकार आयोग वहाँ गठित नहीं है। सिर्फ आप देखेंगे मानवाधिकार जो यहाँ है वो राज्य लेवल तक है। तो यहाँ जिस संसदीय व्यवस्था की व्यवस्था है सेंट्रल लेवल पे, वही राज्यों में भी है। तो आप देखेंगे जो अधिकार सेंटर को मिले हैं लगभग, वही अधिकारों की चर्चा भारतीय संविधान में राज्यों को भी की गई है। तो आप इसके साथ ये भी देखेंगे कि जो है राष्ट्रीय मानवाधिकार के साथ राज्य मानवाधिकार भी गठित किए गए हैं, क्योंकि ऐसा हमारे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तहत गठित करने का उन्हें बनाए गए नियम हैं। आप ये भी कहेंगे इस अध्याय में राष्ट्रीय मानवाधिकार के उल्लंघन के मामले आपको ज्ञात किसी भी ऐसे मामले को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक आवेदन लिख सकते हैं। आप देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार को भी क्या है, बहुत सारी जो है कौन से मिले हुए हैं अधिकार जो न्यायपालिका को मिले हैं। सिर्फ 1-2 की कमी छोड़कर लगभग मान का अधिकार भी क्या है, लोगों को दंड देने का अधिकार कर सकती है, न्याय सुनाती है। बाकायदा वहाँ भी जो जज बैठते हैं वहाँ भी क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के रिटायरमेंट या वर्तमान के जज होते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया है। आप देखेंगे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से भी यूपीएससी, पीसीएस, इनमें पीटी में क्वेश्चन बन चुके हैं। याद रखिएगा इसके स्ट्रक्चर्स को लेकर कि इसमें कितने जज होते हैं, कौन कहाँ का जज होता है। सुप्रीम कोर्ट का जज होता है मेन चीफ, जिसका राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है, ऐसे क्वेश्चन भी बने हैं। राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग को लेकर भी क्वेश्चन बन चुके हैं। तो आप देख सकते हैं हमारी न्यायपालिका ने मैला उठाने वालों की प्रथा को रोकने में ढिलाई से आयोग नाराज हुआ है। आयोग का मतलब है कौन, राष्ट्रीय मानवाधिकार। आप देखेंगे मैला ढोने उठाने पर क्या है, प्रथा पर पाबंदी लगी हुई है। ठीक है, आप बहुत सारे ऐसे आपको मिलेंगे, आप देख सकते हैं। मास ग्रेव एनआरसी की रिपोर्ट है, गुजरात सीबीआई के संदर्भ में एनआरसी की रिपोर्ट एनएचआरसी। ठीक है, तो गुजरात रिपोर्ट में सीबीआई को लेकर भी, क्योंकि मानवाधिकारों का हनन हुआ था, सीबीआई पे उसने सवाल उठाए थे। आप बाल मजदूरी पर कर्नाटक सरकार आयोग की रिपोर्ट पर भी उन्होंने चर्चा उठाई थी। ऐसे बहुत सारे मामले हैं कि अगर कोई राज्य सरकार हो या कोई सीबीआई हो, अगर मानव अधिकारों के संदर्भ में कोई काम नहीं ठीक से कर रही है तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उन पर सवाल उठा सकती है। याद रखिएगा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में हम इस वीडियो को यहीं रोकते हैं। आगे हम पूरा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।